जय हिंद मेरे डियर साथी, मेरा नाम विकास कुमार है और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये एचएपी वाले पोर्शन से सुपर 25 क्वेश्चन। कितना सुपर 25 क्वेश्चन को एकदम हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक कुछ भी मतलब सिलेबस भी नहीं जानते हैं। यदि ये टोटल 25 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, यदि टोटल 25 क्वेश्चन देख लेते हैं तो उनका ये 25 क्वेश्चन में से एज इट इज 18 से 20 क्वेश्चन, कितना 18 से 20 क्वेश्चन आपका एज इट इज मिलने वाला, इतना वादा है। यदि नहीं मिलेगा तो आप क्वेश्चन पेपर देख के आइएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरे भाई मिला नहीं, ठीक है। तो देखिए ये 25 क्वेश्चन होने वाला है। ये हमने जितना भी एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, जितना क्वेश्चन बनाया उसका एकदम सटीक डिफिनेशन हम इसमें बताएंगे, ठीक है। और ये ऐसे नहीं, मतलब हम ऑफलाइन क्लास, मतलब जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं इंटर लेवल की, ठीक है, उसके बेसिस पे 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ हमने डी फार्मा को देखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो क्लासेस हमने आज ये बताने जा रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है, तो ये आपको वीडियो कहीं भी नहीं मिलने वाला है। यदि इन 25 क्वेश्चन का विथ आंसर आपको चाहिए तो हमारे नंबर पे 8847684147 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इन सब का PDF के फॉर्म में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक। यदि कुछ इनका कंडीशन है, जैसे इस 25 क्वेश्चन के लिए आपको कितना 55 रुपीज़, कितना 55 रुपीज़ आपको क्या करना होगा, पेमेंट करने पड़ेगा। इस नंबर पे केवल व्हाट्सअप कांटेक्ट करिएगा, आपको इजीली ये सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम अपने चलते हैं टॉपिक पे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है क्या, सेल के बारे में। उसके पहले आपको बताना देना चाहते हैं एचएपी कितने लोग देखते हैं, कमेंट में आप इसका फुल नेम लिख के दिखाते हैं, कितना इसका फुल नेम लिख के दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका इनका फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपुल इस केस में देखा जाए तो नाम लिखा लेते हैं और किसी मेडिकल स्टोर पे या अदर जगह वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ाई थोड़ा सा उनकी वीक होती है, तो सबसे पहले इसका फुल नेम आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक। तो ये सब जितनी भी चीज़ें ली गई हैं एकदम सटीक डिफिनेशन के साथ ली गई हैं, ठीक है। यदि डिटेल में चाहिए तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सब कुछ नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और इसका यदि PDF चाहिए तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है शुरू, ठीक। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इनको सबको क्या कर दें कि हम डिटेल में हम देखने वाले हैं। टोटल पूरे बुक में से ये 25 क्वेश्चन सटीक ढूंढा गया है। तो सबसे पहले कह देगा व्हाट इज, यानी क्या होता है डिफाइन सेल। सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखिए लिखा ये सब शॉर्ट में है, ठीक है, एकदम से शॉर्ट बनाया गया कि आपको माइंड में यदि हो जाएगा तो आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर लिख सकते हैं, ठीक। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किससे बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं, ठीक। जैसे आप घर बनाते हैं, ठीक है, देखिए ये प्यारा सा यदि मान लेते हैं आपको घर बनाना है कि इसके प्यारा सा क्या बनाना है, ऐसे घर बनाना है तो सबसे पहले क्या नहीं है, ईंट की ज़रूरत पड़ेगी और अदर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह से क्या होता है, जैसे हमारी पूरी यानी एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या चाहिए, यानी एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल चाहिए, ठीक। तो सेल जैसे ये घर की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ईंट है, बालू मान सकते हैं। तो उसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। पहला पॉइंट कंफर्म हुआ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, मतलब इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो किससे मिलकर बने हैं, आपके सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ सेल, यानी सेल में देखा जाए तो कितने पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो सबसे आउटर मोस्ट। यदि आप डायग्राम बनाना चाहेंगे तो ऐसे प्यारा सा आप क्या करिएगा, ऐसे प्यारा सा डायग्राम बनाइएगा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म फिलअप होता है और यहीं से आप प्यारा सा क्या कर दीजिएगा, ऐसे करके माइटोकांड्रिया बना दीजिएगा, ठीक। इसके बीच में आप क्या बना दीजिएगा, न्यूक्लियस बना दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके आप राइबोसोम बना दीजिएगा, ठीक। ऐसे बहुत सारा आप एक सेल का स्ट्रक्चर बना के उसी को डिफाइन कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कंफर्म हुआ, व्हाट इज सेल, ऐसे पूछ सकता है तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, 60 नोट ऑन माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया पे आपको 60 नोट लिखना है। किस पे, माइटोकांड्रिया पे 60 नोट लिखना है, ठीक है। देखो माइटोकांड्रिया जो डबल मेम्ब्रेन
सेल ऑर्गेनेल, मतलब हमारे जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक, पहला पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पॉइंट आप एग्जाम में नहीं लिखना भूलिएगा, ठीक है। यदि ये भूल गए तो आप समझ लिए माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी नहीं लिखें, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये दे जनरेट एटीपी। अब ये एटीपी जनरेट करता किसके माध्यम से, जो ऑक्सीजन आता है उससे वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराता। क्या कराता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराता है, जिससे वो एटीपी प्रोड्यूस करता। अब ये कितने लोग ऐसे हैं कि एटीपी का फुल नेम कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। यदि पढ़ाई में थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे तो आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा भाई, ठीक। तो एटीपी का फुल नेम आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एनर्जी जनरेट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। ये एनर्जी क्या होती है, किससे आपकी प्रोड्यूस होती है, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एटीपी, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। आप यदि आप डायग्राम बनाना चाहेंगे तो आपको प्यारा सा ऐसे क्या करिएगा, एक सिंगल मेम्ब्रेन और डबल जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, ऐसे फोल्डिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। सृष्टि नहीं जी, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक। इस वाले को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये आपकी क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे फिलअप होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का पीछे देख लीजिएगा बुक में, ठीक। तो ये आपका प्यारा था क्या, किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब थोड़ा सा तेज चलते हैं क्योंकि हमें टोटल क्वेश्चन को कंसीडर करना है। व्हाट इज राइबोसोम, देयर फंक्शन। राइबोसोम क्या होता है, उसका सटीक फंक्शन बताना। तो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम दीज आर स्मॉल ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब क्या होता है, ये एक सेल ऑर्गेनेल होता है, स्मॉल सेल ऑर्गेनेल होता है जिसपे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। मतलब अभी बोले थे ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसी तरह से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं, मगर राइबोसोम होता है इस पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। राइबोसोम आर स्मॉल सेल ऑर्गेनेल, मतलब सेल ऑर्गेनेल के अंदर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल क्या है, सेल ऑर्गेनेल के अंदर ये तुम्हारा राइबोसोम क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। दे फंक्शन देखा जाए तो कहाँ पर पाया जाता है, दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में ये मदद करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अब ऑप्शन में पूछ सकता है प्रोटीन फैक्ट्री इज आल्सो नोन एज, ठीक है। तो ऑप्शन में दे सकता है 4 ऑप्शन, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी। तो राइबोसोम पे आप टिक मार दीजिए। तो इससे आपका शॉर्ट नोट भी बन जाएगा, एमसीक्यू भी बन जाएगा, यदि ध्यान से देख रहे हैं तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 4 आपका देखा व्हाट इज टिश्यू। अब टिश्यू क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए। लिखा क्या है, टिश्यू, द टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, सेल है। तो जब सेल की क्या होती है, ग्रुपिंग होती है, ऐसे बहुत सारे सेल क्या होती है, ग्रुपिंग होती है। वो क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर में सिमिलर होना चाहिए और फंक्शन भी में सिमिलर होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। टिश्यू आर यानी आगे चल के क्या बनाता है, आर्गन बनाता है। उसके बाद क्या बनाता है, आर्गन सिस्टम बनाता है, आगे चल के आर्गन सिस्टम बनाता है, ठीक है। आर्गन सिस्टम बनाता है, फिर आगे चल के ये कैसे चोमू इंसान बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ये आप कौन है, कलुआ, कलुआ, ठीक है। कलुआ को जो नहीं जानता वो दुनिया को नहीं जानता। उसी तरह से ये क्वेश्चन को नहीं जानता वो समझ लिए दुनिया को नहीं जानता, एग्जाम समझ लिए नहीं पाने वाला, ठीक। तो ये क्या होता है, देखिए सेल, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू हो जाएगा। ग्रुपिंग, सेल की जब ग्रुपिंग होगी तो आर्गन बनेगा, आर्गन की ग्रुपिंग होगी तो आर्गन सिस्टम बनेगा, आर्गन के सिस्टम की बॉडी होगी तो ये कलुआ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा वही सेम टू सेम। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, यानी सेल की स्टडी को हम उससे साइटोलॉजी बोलते हैं, उसी तरह से टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी 5th नंबर, डिफाइन इपिथेलियल टिश्यू एंड देयर टाइप। इपिथेलियल टिश्यू बताना और उसके टाइप बताना है, ठीक है। तो इपिथेलियल नाम से पता, इपी मतलब ऊपर, थीलियल मतलब लेयर होती है, ठीक। अब इसमें लिखा क्या है, इपिथेलियम डेराइव फ्रॉम 2 वर्ड, ईपी मतलब एबव, एबव मतलब ऊपर होता है, थीलियल मतलब टू ग्रो। ये ऐसे सेल होती है जो केवल ऊपर ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू कवर द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस एंड लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, मतलब हमारी जितनी भी बॉडी सरफेस का कवरिंग है, जैसे स्किन है, स्किन आपका एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट है, ठीक। और इंटरनल ऑर्गन जैसे
एग्जाम्पल में यहाँ दिया क्या, स्किन आपका एपिथेलियल टिश्यू का एक एग्जाम्पल है, ठीक। लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक आपका ये एपिथेलियल टिश्यू होता है। कैसे, अब मान लेते हैं, देखिए सुनते हैं मतलब क्या होता है, कोई भी मांस वगैरह हम खाते हैं तो हमारा पेट उसे इजीली डाइजेस्ट कर देता, मांस डाइजेशन कर देता, मगर हमारा पेट भी किसका बना है, मांस का, मगर इसका डाइजेशन नहीं होता। तो एपिथेलियल टिश्यू की ये क्या होती है, इस पर लेयरिंग होती है। वो ब्लू पेन कहाँ गया जी, नहीं मिल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ब्लैक पेन से काम चलाते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका जो रेड कलर है, तो इसी के ऊपर ऐसी लाइनिंग होती है, किसकी लाइनिंग होती है, एपिथेलियल टिश्यू की, जो क्या कर देती है, स्टमक की लेयर को डाइजेशन होने से बचाती है, मतलब प्रोटेक्शन का काम करती है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एक्सटर्नल पाया जाता है, लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग पाई जाती है, ठीक, और हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब इनके टाइप के बारे में देख लेते हैं। एपिथेलियल टाइप के देखो रे, स्क्वामस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलुमनर एपिथेलियल एंड सिलिएटेड एपिथेलियल। अब इसे यदि डिटेल देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में या प्ले लिस्ट में इसका वीडियो बना के रख दिया गया, आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। अब हम जानते नहीं इतना टाइम है क्योंकि आपका जल्दी ही एग्जाम होने वाला, तो इतना आपका सफिशियंट है याद रखने के लिए। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए, आप लिख सकते हैं ईजी, ठीक है। अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर लेंदी हो जाएगा आपका वीडियो, कम से कम 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। लिखा है डिफाइन कनेक्टिव टिश्यू इन देयर टाइप। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता, कनेक्टिव मतलब कनेक्शन, बोलते हैं तो हर कनेक्शन के उस वाह तो आज का जब मेरे खेले लेना या वाला बोलते हैं ना, ठीक। देखिए फोन वोनो देखिए, ऐसे बताइए हेलो कहाँ बाटे वो, तो जब देखिए कहाँ बाटे रे, ऐसी बोले लगी है, ठीक। तो मतलब किसी न किसी से कनेक्शन, तो वो वाला कनेक्शन नहीं। जैसे मान लेते हैं, देखिए क्या होता है, ये आपकी हाथ से क्या होता है, ये कनेक्शन है, मतलब एक हड्डी से दूसरे हड्डी कोई ना कोई कनेक्ट किया, तो कौन, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अंगुली देख लिए, यहाँ से मुड़ रहा है, तो यहाँ से मुड़ रहा है, यहाँ से कोई ना कोई बाइंडिंग होगी नहीं, कोई पकड़ा होगा कि नहीं, वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से बाइंडिंग होती है। तो लिखा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट वेरियस टिश्यू टुगेदर इन एनी आर्गन, मतलब किसी भी आर्गन को ये पकड़ के रखने का मन, जैसे हड्डी से हड्डी कोई ने जोड़ा होगा, वो क्या कनेक्टिव टिश्यू होगा। हमारी मसल है, मसल को कोई ना कोई हड्डी से जोड़ा होगा, वो भी कोई ना कोई है। तो इसी तरह से देखा जाए कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे बोन से बोन कौन जोड़ता है, बोन से बोन आपका जोड़ता है कौन, लिगामेंट जोड़ता है। बोन से बोन अटैचमेंट करने का कौन करता है, लिगामेंट करता है। मसल से बोन हमारी अटैच है ना किसी माध्यम से, वो किसकी मदद से अटैच है, टेंडान की मदद से है। इंटरनल ऑर्गन, जैसे आपका पेट बोलते हैं ना, लेफ्ट साइड में है, किडनी इस साइड, दोनों साइड में है। अब बताइए उसे पीछे से कोई पकड़ के रखा होगा कि नहीं, नहीं तो मान लेते हैं आप लड़कियों को ऐसे लेते हैं, लड़कियों को ऐसे ऊपर फेंक देते हैं, उल्टा कर देते हैं ऐसे, तो मतलब ऐसे कर देंगे। यदि कनेक्ट नहीं रहेगा तो पेट आज इधर है तो भन्न से इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे आप गेम यानी खाना ना खा गए, मैच खेलने गए, डाई मार दिए, डाई मतलब लूट उठ के कैच पकड़ लिए, तो ऐसा नहीं कि मतलब पेट आज इधर है तो राइट साइड में जाएगा, ऐसा नहीं कि पीछे से कोई पकड़ के रखा है, कोई कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसके टाइप देखा जाए तो एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, और यहाँ से ब्लड टिश्यू, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होता है, टेंडान होता है, बोन होता है। तो इसका ये प्यारा सा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, यानी डिफाइन ब्लड एंड देयर कंपोनेंट, ब्लड के बारे में बताना और उसके कंपोनेंट के बारे में बताना। अब इधर थोड़ा सा तेजी चलते क्योंकि हर बहुत सारे मैकेनिज्म है, उसे डिटेल में देखना है। तो ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सके, फ्लूइड यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज ए फॉर्मेट बोन मैरो, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। अब बोन मैरो किसे कहते हैं, जैसे ही हम कैप निकालते हैं, कैप के अंदर ऐसे खोखला है कि नहीं, तो यानी हड्डी के अंदर ऐसे खोखला सबस्टेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। यहीं पर हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तब ब्लड जब बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। एक नंबर में पूछ सकता है व्हाट इज यानी हीमेटोपोइसिस, तो सिंपल सा लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन बोन मैरो इज नोन एज हीमेटोपोइसिस। ऐसे सटीक डिफिनेशन आप लिखना है। ब्लड इज ए मेनली कंपोज्ड, ब्लड में क्या होता है, सबसे पहले एक होता है, यानी पहला जो हो गया प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल हो गया। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म, 55% ब्लड का जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है 55% वो प्लाज्मा होता है। अब ब्लड का जितना सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल 45% और रिमेनिंग 45% बताओ वो क्या कहलाता है, ब्लड सेल। जैसे आरबीसी का नाम सुने होंगे, ये आप फुल नेम दिखाइएगा। WBC का नाम सुने होंगे, प्लेटलेट का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो यानी आरबीसी,
ठीक, इसका दूसरा नाम साइंटिफिक नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट है, WBC ल्यूकोसाइट है, और प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट है। ठीक, अब ये आप ब्लड क्लॉटिंग में थ्रोम्बोसाइट का सबसे मेन रेगुलेशन होता है जो ब्लड क्लॉट कराने में मदद करता है। तो ये प्यारा सा यहाँ था। ठीक, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसे देख लेते हैं। बोन से एक क्वेश्चन है, डिफाइन ज्वाइंट। ज्वाइंट को डिफाइन करना और साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बताना पड़ेगा। पहले आपको बताना है वो ज्वाइंट होता क्या है, साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बताना पड़ेगा। तो ज्वाइंट नाम से ही पता, मतलब दो हड्डियों को जोड़ने का जहाँ जंक्शन होता है उसे कि हम ज्वाइंट बोलते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जंक्शन बिटवीन टू पॉइंट यानी टू बोन इज नोन एज ज्वाइंट। तो लिखेंगे व्हेन टू बोन मीट टू कैरी आउट द मोमेंट इज नोन एज ज्वाइंट। मतलब क्या होता है, जब दो बोन एक दूसरे से कहीं मीट होते हैं या जंक्शन होता है, किसके लिए, कैरी आउट मोमेंट, मोमेंट कराने के लिए यूज होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं। मोर देन 100 टाइप ऑफ ज्वाइंट इन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में देखा जाए तो लगभग 100 से अधिक ज्वाइंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये ज्वाइंट के बारे में था। साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है, साइनोवियल ज्वाइंट इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी क्या होता है, डायरेथिडायल ज्वाइंट होता, और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होता है। ये क्या होता है, फ्रीली मूवेबल यानी मूवेबल होता है। जैसे ये क्या होता है, देखो मूवेबल, फ्रीली मूवेबल है कि नहीं, ऐसे मूव कर रहा है, तो साइनोवियल ज्वाइंट होता है जो फ्रीली मूव कर सकता है। आर्टिकुलर सरफेस दस एज सेपरेट फ्रॉम द आर्टिकुलर कैविटी। मतलब ये जो आर्टिकुलर सरफेस होता है एक कैविटी बनाता, मतलब एक जैसे कट, यानी देखो मान लेते हैं ये एक हड्डी है, अब दूसरी हड्डी ये है। ठीक, तो यहाँ पर एक जगह बन रही कि नहीं, इसी जगह को कैविटी बोलते हैं। अब इसी कैविटी में क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, तो उसी को भी क्या बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड मतलब एक ग्रीसने का सबस्टेंट होता है जो बोन को फ्रैक्शन से बचाता है। ठीक है, जैसे हड्डी रगड़ेगी तो हमारा क्या होगा, हड्डी खराब हो जाएगी। जैसे आपके साइकिल हो गई, ठीक, गरीब इंसान साइकिल बहुत है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम जो छर्रा लगाया जाता है, छर्रा से घर्षण के बदलने के लिए हम ग्रीस डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं, जैसे इजीली हमारी साइकिल चली जाती। तो उसी तरह से उसमें भी साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है जो फ्रैक्शन को बचाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है इस साल का ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक, तो चलिए इसे हम डिटेल में देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक, तो लिखा है यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग होता का उसकी मैकेनिज्म होती है। ऐसे नहीं मतलब कट हो गया सना से ब्लड के यानी बहाना बंद हो गया, उसके लिए एक मैकेनिज्म होती है। उस मैकेनिज्म को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग होता क्या। ब्लड क्लॉटिंग इज ए इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ब्लीडिंग व्हेन, यानी ब्लड वेसल इज इंजर्ड बाय एनी शॉक एंड इंजरी इन फाइट एंड एक्सीडेंट। मतलब क्या आने का, ब्लड क्लॉटिंग ए इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ब्लीडिंग। मान लेते आपको चोट लग गई है तो ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं रही, तो बहुत ज्यादा ब्लड आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब बह जाएगा। यानी ब्लड वेसल जब इंजर्ड हो जाएंगे, किसके द्वारा, मान लेते कहीं मार कर रहे हैं, मार सारी का इससे पीट पाट देते हैं, तो वो सब करने में क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल रैप्चर हो जाती है, या कहीं आपको इंसिडेंट लग गया, उससे क्या हो जाती है, आपकी ब्लड जो कैपिलरी है, नस नहीं समझ रहे, नस समझ रहे हो ना, नस तुम्हारी रैप्चर हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो क्या कर देता है, ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करता है। ठीक, तो यहाँ पर 13 फैक्टर, और 13 फैक्टर छोड़िए, आप याद नहीं है तो इसीलिए हम क्या कर दिए, देखिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट आप देखा जाए तो बहुत नज़दीक है, तो इसे देखने में आपको याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टोटल 13 फैक्टर हैं, 13 फैक्टर हैं। ठीक, तो आप मैकेनिज्म ये आप लिख देंगे, ये मैकेनिज्म, तो आपका क्या करेगा, इजीली नंबर बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो आपकी टिश्यू इंजर्ड हुई, मतलब आपका घाव यहाँ से सट कट गया, मान लेते यहाँ से देखिए क्या हो गया, गंदा हाथ है कोई दिक्कत नहीं, कलुआ आदमी हम भी। ठीक, देखिए यहाँ से कट जाता है तो क्या हो जाता है, देखो हमारे टिश्यू इंजर्ड हो गए। उसके बाद ये थ्रोम्बोसाइट जो है, थ्रोम्बोसाइट यानी इसे हम प्लेटलेट बोलते हैं, एयर की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। ठीक, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ इंटर करता है, देखिए प्रोथ्रोम्बिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम आयन आता है, कैल्शियम आयन आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज इसमें इंटर कर जाता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन यानी इनएक्टिव फॉर्म में, तो ये कैल्शियम और यानी थ्रोम्बोकाइनेज मिलकर इसे एक्टिवेट करते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, थ्रोम्बोइन में। क्या होता है, थ्रोम्बोइन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो तुम्हारा एक एक्टिव है। ठीक है, ये अब एक्टिव है, अब ये कहाँ इंटर करेगा, इसमें इंटर करेगा। ठीक है, इसमें इंटर करेगा, यानी फिब्रोनोजन क्या होगा, फिब्रोनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, तो
तो ये क्या करेगा, इसे एक्टिवेट करेगा, क्या बना देगा, फिब्रिन बना देगा। क्या बना देगा, फिब्रिन बना देगा। फिब्रिन बनाने के बाद क्या करेगा, ये तुम्हारा क्या करेगा, एक नेटवर्क फॉर्म करेगा, नेटवर्क फॉर्म करेगा, ट्रैप करेगा आरबीसी को, और आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। जैसे आपका देखिए ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है, मान लेते हैं यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बना देते हैं, यहाँ ब्लड देखिए, ये मान लेते कट एरिया है, ठीक, आपका मान लेते यानी जो स्किन कट गई, अब यहाँ से ब्लड का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो देखिए एक तरह का नेटवर्क फॉर्म, ये तो प्रोसेस होगा ही, लास्ट में आपका नेटवर्क फॉर्म होगा ऐसे, यानी जो आपका प्लेटलेट है ऐसे क्या होगा, नेटवर्क फॉर्म कर देगा। और आरबीसी बोले बाई कॉन्केव की होती है, तो इसी में आके क्या हो जाएगी, इजीली ऐसे ट्रैप हो जाएगी, ऐसे क्या होगा, इसी में आके ऐसे फंस जाएगी, ठीक। और इसके बाद डब्ल्यूबीसी इसी के ऊपर आके ऐसे लेयर बना देगा, जैसे इन्फेक्शन को बचाने में मदद करता है, ठीक। तो ये था आपका प्यारा सा, ठीक, टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग, ठीक। तो हम ब्लड क्लॉटिंग के देखने के बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जिसे क्या होता है, डिफाइन हार्ट। हार्ट को डिफाइन करना है, और हार्ट कितने चेंबर का होता है, और उसकी वाल मतलब वाल्व नहीं, वो वाल्व दूसरा होता कि कितना वाल्व हेड, VALV होता वाल, यहाँ वाल मतलब कितनी दीवार होती, लेयर जिसे हम बोलते हैं, ठीक। वर्ड को यदि समझेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं किसी चीज को, ठीक है। तो हार्ट के बारे में बताना, उसके चेंबर के और उसके वाल के बारे में बताना, तो इसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, यानी आप सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का एक यानी मस्कुलर ऑर्गन होता है हार्ट, बहुत ही मस्कुलर होता है। देखिए कितना सटीक है, दिन रात चलता है, मतलब हम सब लोग आराम कर लेते हैं मगर ये आराम नहीं करता, ये आराम करेगा तो समझ लो चूरा दही व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, हार्ट इज ए मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल। हार्ट किसका बना होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होता है, उसका नाम क्या है, कार्डियक मसल है। कौन सा मसल, कार्डियक मसल होता है। हार्ट शो ऑफ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हार्ट क्या कर देता, पचकता फूलता, पचकता फूलता, उसी लिखो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यदि और टेक्निकली देखेंगे तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है, मगर आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स लिखिएगा, ये हो गया, ठीक। अब चेंबर की बात आ जाती है, कितना चेंबर होता है, हार्ट इज ए 4 चेंबर। हम सब ह्यूमन के केस में देखा जाए तो कितने चेंबर होते हैं, हार्ट 4 चेंबर के होते हैं। सबसे पहले राइट आर्ट्रियम, फुल नेम राइट आर्ट्रियम, ठीक है, और लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। यदि आप बनाना चाहें तो ऐसे प्यारा सा आप क्या करिएगा, ऐसे हार्ट का स्ट्रक्चर बनाइएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो ये आपका चेंबर हो गया, ठीक। अब ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ये राइट आर्ट्रियम हो गया, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। वी लिखिए जी, काहे सर बेइज्जती करा रहे हैं, ठीक। ये आपका चेंबर हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, थोड़ा सा चलिए बता देते हैं, एटलीस्ट होगा कि नहीं, रुक जाइए हम देख लेते हैं, नहीं यहीं पर बता देते हैं। देखिए एक्चुअली होता कैसे, ये आपका लंग्स है, ठीक है, ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। लंग्स है, यहाँ से ऑक्सीजन इंटर करता, कौन, O2 देखिए इंटर करता, एरो देखिएगा, ठीक है। ये उसके बाद क्या कर देता है, यहाँ से पल्मोनरी वेन होती, क्या होती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, O2 ब्लड को कहाँ पर लेके आती है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आती है, ठीक। लेफ्ट आर्ट्रियम लाने के बाद यहाँ एक वाल होता है जिसे हम बाइकस्पिट वाल बोलते हैं। कौन सा वाल, बाइकस्पिट वाल बोलते हैं। वो कहाँ पर लेके आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, कहाँ, आर्ट्रियम तो आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता। अब ये क्या कर देता, पूरे शरीर को लेके जाता है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, बॉडी लिख सकते हैं, पूरे बॉडी को लेकर जाता है ये ब्लड। अभी एक ब्लड क्या है, अब देखिए ये वेन लेके आ रही थी, ये तुम्हारी क्या है, आर्टरी है, कौन सी है, आर्टरी है। अभी नीचे देखेंगे वेन और आर्टरी में अंतर, ठीक है। तो देखिए ये आर्टरी जो अभी क्या O2 ब्लड लेकर आती है, यही एक एक्सेप्शन है कि वेन के केस में, पल्मोनरी वेन के केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, नहीं तो हमेशा वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। एक केस यहाँ एक्सेप्शन, एक यहाँ एक्सेप्शन भी बता दिया जाएगा। देखिए बॉडी में हो गई, ऑक्सीजन जितना गया था वो यूज कर लिया गया, हमारे क्या होता उसमें ऑक्सीजन को डाल दिया गया, डीऑक्सीजनेटर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिएगा। अब ये उठा कर लेकर जाएगा कहां पर, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में एरो आप बनाते चलिए, ठीक है, एरो बनाते चलिए, एरो बनाएंगे तो उससे थोड़ा सा सूटेबल रहेगा। देखिए ब्लड यहाँ से आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिट वाल की मदद से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के आर्टरीज की यानी आर्टरीज की मदद से कहाँ पर चला गया, पूरे बॉडी में चला गया। और उसके बाद ऑक्सीजन यूज होने के बाद अब यहाँ से ये जो आ रही है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। जो कौन सा ब्लड ले जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ले जा रही है। कहाँ पर, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में से
अब यहाँ से राइट आर्टियम से कहाँ पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। किसकी मदद से, बाइकस्पिट वाल यहाँ था, यहाँ ट्राइकस्पिट वाल रहेगा, यहाँ पर ट्राइकस्पिट वाल रहेगा। अब ये उठा के कहाँ पर ले जाएंगे, लंग्स के पास ले जाएंगे। अब ये लेके जो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर जाता है। तो इसी फ्लो चार्ट को आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम बोल दिए तो इसमें बहुत सारा सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, वो सब लेकर जाते हैं। अब एक टर्म समझिए, जो आर्ट्रियम वाला रीजन हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, हमेशा ब्लड को रिसीव करेगा। देखिए यहाँ से रिसीव किया था, यहाँ पर देखो पूरी शरीर से जाके तब भी रिसीव कर रहा है कि नहीं, यानी आर्ट्रियम वाला रीजन हमेशा ब्लड को रिसीव करेगा और वेंट्रिकल वाला रीजन हमेशा ब्लड को सेंड करेगा। चाहे जहाँ सेंड करे उससे लेना देना नहीं, मगर वो सेंड करेगा। अब ये चारों चेम्बर को हमने डिटेल फ्लो चार्ट में बता दिया। ठीक है, अब लेयर ऑफ हार्ट पे आते हैं। कितनी लेयर होती है, इपीकार्डियम, नाम से ही पता, ईपी मतलब आउटर, बोलते हैं ना एग्जिट, ऐसे समझिए। एग्जिट मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम इपीकार्डियम बोलते हैं। उसके बाद मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम और इपीकार्डियम के जो बीच वाले पोर्शन में पाया जाता है उसे हम मायोकार्डियम, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मायोकार्डियम। और लास्ट में क्या आ जाएगा, इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम क्या होता है, आउटर इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम बोलते हैं। अब एक टर्मोलॉजी आती है पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखिए ये जो मायोकार्डियम होता है, इसमें लेयर में देखो क्या होते हैं, ये हो गया। तो इनके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, मतलब एक लिक्विड भरा होता है जो हार्ट को शॉक और इंजर से बचाता। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पर आते हैं, आर्टरीज और वेन पे आते हैं। अब यहाँ से अब देखिए आर्टरीज और वेन के बारे में क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आर्टरीज और वेन। आर्टरीज क्या कर देती हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, मतलब ये फ्रॉम द हार्ट से, यानी फ्रॉम द हार्ट। दूसरा, इट ऑक्सीजनेटेड, देखियो इट कैरी ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मगर वो ऑब्सेप्शन है जो हाँ ऊपर आप हमने दिखा दिया। ठीक, इट इज ए मेनली ब्राइट रेड इन कलर, ये क्या होती है, ब्राइट रेड इन कलर की होती है। ठीक है, रेड इन कलर की होती है। ठीक, रुक जाइए 1 मिनट भाई। ठीक, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, बारिश वगैरह आ गई थी, ठीक है कोई टेंशन नहीं, मगर लेक्चर नहीं रुकेगा। ठीक है, देखिए आर्टरीज और वेन में हमें अंतर बताना। ठीक है, तो आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, मतलब ये क्या कर देती हैं, ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट कैरी ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड, मतलब जो आर्टरीज होती है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मगर एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरीज, वहां उस केस में आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक, इट मेनली ब्राइट रेड इन कलर, ये क्या होती है, ब्राइट रेड इन कलर की होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ले जाता है वो हमेशा रेड ही कलर का होता है डायग्राम में। ठीक है, देखिए क्या होती है, वाल इनकी जो होती है इलास्टिक नेचर की होती है। क्या इनकी जो वाल होती है किस नेचर की होती है, इलास्टिक, जैसे न बोलते हैं चड्डी का प्रचार करते हैं, फुल्ली इलास्टिक एंड फुल्ली फैंटास्टिक, उसी तरह से आप समझिए कि इलास्टिक होती है। हैव नैरो ल्यूमन, एक आता है नैरो ल्यूमन। अब नैरो ल्यूमन क्या होता है, अभी इसे पढ़ लेते हैं, अभी ल्यूमन के बारे में समझा देते हैं। वेन क्या होता है, वेन कैरी ब्लड टू द हार्ट, मतलब ये क्या कर देता है, ब्लड को कैरी करता टू द हार्ट। ठीक, इट इज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या कर देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, मगर पल्मोनरी वेन के केस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता, वो एक्सेप्शन है। ठीक, वाल इनकी जो होती है नॉन इलास्टिक होती है, क्या होती है, नॉन इलास्टिक नेचर की होती है। हैव वाइडर ल्यूमन, अब यही लिखा है वाइडर ल्यूमन और नैरो ल्यूमन। अब देखिए हम बताते हैं वेन के लिए, देखिए वेन के लिए ये हो गया। ठीक, देखिए ये मान लेते हैं, इसे थोड़ा सा देखिए, इसे हम थोड़ा सा यहाँ से कलर कर देते हैं। ठीक है, ये कलर वगैरह कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा यहाँ। ठीक, ये आपकी ल्यूमन है, क्या ये चौड़ी ल्यूमन, ल्यूमन मतलब ये जो गट बीच में है, जैसे खोखला अब दिखाते हैं, खोखा दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसका ल्यूमन क्या मतलब जो अंदर की जगह है वो क्या ज्यादा है कि नहीं, इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। तो इनमें ज्यादा है। अब इसमें नैरो मतलब क्या होता है, जैसे ये बनाया जाएगा, ठीक है थोड़ा सा और पतला कर दिया जाए, ठीक है पतला कर दिया जाए, क्योंकि उसके केस में देखा जाए तो क्या होता है, ये
पतला होता है। तो इस केस में बताइए, यानी इसका मुख किसका चौड़ा, मुंह किसका चौड़ा, इसका ज्यादा चौड़ा है, तो इसीलिए क्या बोला गया वाइड, यानी वाइड ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब जगह होती है, नस में इसमें ज्यादा जगह होता है, इसमें कम जगह होती है। तो ये था आर्टरीज ऑफ वेन के बात है। क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 12 जिसे कह रखा है क्या, डिफाइन ईसीजी। ईसीजी को आपको डिफाइन करना। देखिए यदि कोई भी चीज आया तो उसके सबसे पहले सटीक फुल फॉर्म लिखिएगा। क्या लिखिएगा, सटीक फुल फॉर्म लिखिएगा। तो लिखा है डिफाइन ईसीजी। ईसीजी को डिफाइन करना यहाँ प्यारा सा, जैसे बोलते हैं ना इनका हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ईसीजी लिख देते हैं, आप जाते हैं वहाँ पर सीने वगैरह पे ऐसे चुंबक लियन लगाता है, कुछ समय के बाद सू 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 करके आती है आवाज़, चू चू आती है, उसके बाद एक कागज़ निकाल देता है। ठीक वही ईसीजी होती है, ऐसे फर्रा निकाल देता, तुम समझ ही नहीं पाओगे, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, ऐसे ऐसे रहेगा, कहीं गोंजा रहेगा क्या यार। मगर डॉक्टर लोग एक्सपर्ट रहते हैं, भाना से पकड़ लेते हैं। तो ईसीजी होती क्या है, ईसीजी जिसका फुल नेम देखा जाए तो इलेक्ट्रोकार्डिया, यानी कार्डियोग्राम, ग्राफ मत लिखिएगा बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखिएगा। क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। 2-3 बार क्यों बोले हैं, ग्राफ यदि लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां एग्जामिनर देखता है। ठीक है, यदि आप ये सब गलत रहे किए, सही किए रहेंगे तो कहेगा अच्छा चलिए थोड़ा बहुत नॉलेज है। ठीक, इट इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट ऑन द ग्राफ पेपर। मतलब क्या होता, हमारा जो हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो क्या कर दिया जाता है, एक ग्राफ के पेपर पे रिप्रेजेंट ही किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ईसीजी। जैसे बोलते हैं ना कि उसका यानी कैमरे की निगरानी में, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो कैमरे में क्या हो रहा है, उसे रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं। तो उसी तरह से क्या होता है, ईसीजी में जितनी भी एक्टिविटी होती है, मतलब हार्ट में जितनी एक्टिविटी वो ईसीजी रिकॉर्ड कर लेता है, एक पेपर पे निकाल के दे देता है प्रिंट। ठीक, इट इज मेड अप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मतलब इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। मगर जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती, मगर ईसीजी जब की जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था ईसीजी के बारे में। अब यहाँ से प्यारा सा डायग्राम बना दे दिया। पहला तुम्हारा पी यानी सिस्टोल है, सिस्टोल। यदि पूरा देखा जाए तो क्या होता है, आपको डिफाइन करना है तो आप पूरा वीडियो यहाँ पर नेक्स्ट में देखो। पी हो गया, ऊपर जा रहा है नीचे, यानी पी क्यू आर एस टी, सीक्वेंस याद रखिएगा, पी क्यू, क्यू नीचे आ रहा, आर हमेशा ऊपर होता है, यस हो जाएगा और यहाँ से जाकर टी हो जाएगा, फिर ये आके सेम टू सेम ऐसे प्रोसेस आगे चलता रहता है। ठीक है, तो ईसीजी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। अब नाम से ही पता है, प्रेशर मतलब क्या कहते हैं, कहते हैं ऐसा हमारा बाबू ने कि कनवा नवा लाल हो जाएगी। ठीक है, तो वो बोलते हैं कनवा लाल करने का मतलब दूसरा है। ठीक है, बोलते हैं प्रेशर, कहते हैं यार मेंटली प्रेशर है, मलबा दे दिया है, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, डिप्रेशन में चले गए हैं, इनका मेंटल प्रेशर हो गया। ठीक है, तो वो प्रेशर अलग है। तो उसी तरह से ब्लड भी एक प्रेशर लगा है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है या बॉयफ्रेंड डाल रहा है, तो उसी तरह से ब्लड भी क्या कर देता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है। वो कैसे होता है भाई, सबसे पहले क्या क्या होता है, ये वाल होती है, इसमें चुपचाप ब्लड बह रहा, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये ब्लड कभी कभी इनके ऊपर क्या कर देता है, एक प्रेशर क्रिएट कर देता है, इनके ऊपर वाल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब ब्लड के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जाता है वाल पे, किसकी, ये आर्टरीज ऑफ वेन, नस समझो यार, नस की वाल पे जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लिखा क्या है, ब्लड प्रेशर इज ए फोर्स ऑफ बॉडी पुशिंग थ्रू द आर्टरीज ए नेसेसरी फॉर ऑफ द मेंटेनिंग आवर सर्कुलेशन। मेंटेन भी जरूरी है। देखिए यदि आपका ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो आपके नस में जो ब्लड का फ्लो हो रहा जाएगा ही नहीं। ठीक है, आपका मोटर है, आप बताइए जैसे धीरे धीरे पानी दे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। अब प्रेशर लगाएगा तो जल्दी से पानी ऊपर चला जाएगा, तो जरूरी भी है। देखो प्रेशर एक्सर्ट बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल, मतलब ब्लड के द्वारा क्या होता है, इनकी वाल पे, ब्लड वेसल की वाल पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब नॉर्मल बीपी, हम ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। नॉर्मल बीपी क्या होती है, 120/80 mmHg। अब ये मेजरमेंट आपके पूछ सकता है। ठीक, यानी बीपी की यानी यूनिट क्या होती है, mmHg होती है, क्योंकि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर Hg। Hg तुम्हारा पारा यानी मरकरी के बारे में बोल रहा है। 120 जो होता है सिस्टोल होता है, यानी 120 सिस्टोल होता है और ये डायस्टोल होता है। ठीक है, तो नॉर्मल बीपी अब किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है,
आप जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर जहाँ बॉडी आपकी है वो क्या कर दिया, ऐसे ऐसे लोग लगा के पट्टा ऐसे ऐसे नापा ऐसे ऐसे करते हैं। अब कुछ समय के बाद ले आते तो इंस्ट्रूमेंट आ गया, ऐसे तापते हैं खर्र, कुछ समय के बाद ऐसे बीपी दिखा देती भन्न से। उसका क्या नाम है, स्फाइग्नोमानोमीटर। स्फाइग्नोमानोमीटर, इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, स्फाइग्नोमानोमीटर होता है। ठीक, ये ब्लड प्रेशर के बारे में था। अब आपका कार्डियक आउटपुट के बारे में देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, कहां से कहां तक, फ्रॉम द हार्ट, वो भी कहां से, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑर्टा में, कहां पर, लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑर्टा मतलब महाधमनी जिसे बोलते हैं, यानी ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स पीरियड टाइम में कितना ब्लड फ्लो कर रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम से ऑर्टा में, तो उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। आउटपुट मतलब निकलना, अब कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है पूरी बॉडी में जा रहा है उसी को हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीपल हार्ट रेट। हार्ट रेट कितना होता है, अब यदि निकालना चाहे तो कितना आउटपुट होता है, तो देखो स्ट्रोक वॉल्यूम देखा जाए तो एटलीस्ट लगभग 70 ml होता है। ठीक है, 70 ml होता है। अब यानी हार्ट रेट क्या होता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, कितना, 72 बार। तो इसे करेंगे 700 यानी 749 लगभग 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में आपके पूरी शरीर में धक धका धक धक पहुंचा दिया जाता है। 51 नहीं समझेंगे, 51 पूरा लिखते हैं यार, लो भैया। ठीक है, 5 लीटर आपके ब्लड पूरे शरीर में 1 मिनट में पूरा पंप कर देता, कितना सटीक है देख लीजिए भाई। ठीक, तो ये था कार्डियक आउट। रेगुलेशन आप देखिए, रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। अब हमारे शरीर के अंदर रिस्पायरेशन कैसी होती है, इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं बेटा एकदम डिटेल में नेक्स्ट पेज पे। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म क्या होती है इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रीथिंग क्या होती है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस बाय विच गैस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाना बाहर आना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है, ये हमारे डिफ्यूजन तथा ऑस्मोसिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन इजीली चला जाता है, तो इसीलिए फिजिकल प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इट इन्वॉल्व 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में इन्वॉल्व होता है, पहला इनहेलेशन दूसरा एक्सहेलेशन, यानी ब्रीथिंग 2 स्टेप में होती है। एक इनहेलेशन, इन मतलब अंदर जाना, एक्स मतलब बाहर आना, तो ऐसे याद रखिए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन की डिफिनेशन देख लेते हैं। एयर मूव इनसाइड द लंग, मतलब जब यानी क्या होता है, एयर हमारे शरीर के अंदर मतलब लंग्स के अंदर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्सहेलेशन पे आते हैं। एक्सहेलेशन देखो क्या लिखा, एयर मूव आउटसाइड द लंग, मतलब हमारे क्या होता है, एयर जब हमारे लंग्स से बाहर की तरफ जाता है तो उसे हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। ये तुम्हारा एक पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है डिफ्यूजन पे, क्या बेटा, डिफ्यूजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ से मेन मैकेनिज्म आपकी स्टार्ट होती है किस पे, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इट डिपेंड अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, डिफ्यूजन जब पढ़ेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, अब यहाँ से आपका प्यारा सा ये फ्लो चार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन और इलेक्शन, यही आपकी मैकेनिज्म है रिस्पायरेशन की। सबसे पहले देखो क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती, क्या, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती है, जिससे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और डायफ्राम वाला रीजन क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट हो जाता है, जिससे थोरेसिस कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। क्या वॉल्यूम मतलब जगह ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एरिया यदि ज़्यादा होगा, क्योंकि हम प्रेशर इक्वल टू क्या पढ़े हैं, फोर्स अपान क्या हो जाएगा, एरिया, मतलब एरिया यदि इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो गई तो प्रेशर जाहिर सी बात क्या हो जाएगी, एल्वुलाई के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। एयर कहाँ पर चला जाएगा, एयर मूव इन साइड द, मतलब एयर अंदर की तरफ चल जाएगा, ऑक्सीजन अंदर की तरफ चल गया। ठीक, ये इनहेलेशन था। अब इसी का जस्ट आपका उल्टा होता है, ठीक, जस्ट उल्टा होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब बाहर, अब ऑक्सीजन हो गया तो यूज कर लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, जस्ट उल्टा करते चले जाना।
देखिए इसमें देखो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इसमें रिलैक्स कर रही, तो यहाँ पर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इंटरनल कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगी, ठीक। उसके बाद डायफ्राम आपका रिलैक्स हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तो उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा, जिसके वॉल्यूम उनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यदि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो मतलब प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। एरिया यदि कम हुआ तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया देखिए डिक्रीज मतलब कम हो गया, अब प्रेशर तुम्हारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिससे क्या हो गया, मूव, देखो एयर मूव आउटसाइड, मतलब एयर नहीं एक्चुअली बोल सकते, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, आउटसाइड द बॉडी हो जाता है, ठीक। तो ये मैकेनिज्म, अब इस मैकेनिज्म को आप इस डायग्राम के जरिए देखिए। हमने देखिए बोला क्या, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो देखिए अंदर की तरफ जा रहा है तो ये वाला एरिया ज़्यादा हो रहा है, यानी थोरैक्सिस यानी जो कैविटी उनकी साइज इंक्रीज हो रही है। देखिए साइज इंक्रीज हो गई, जिससे ऑक्सीजन इजिली अंदर चला आया। अब यही सेम टू सेम यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो गया, ये वाले रीजन पे देखा जाए, देखिए यहाँ से देखिए ये वाले रीजन पे डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है और अपवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, जिससे यानी वॉल्यूम यानी थोरैसिस कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज होगी, मतलब कम होगा, तो इससे प्रेशर क्रिएट होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक। अब आते हैं डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट यानी सॉरी डिफाइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप 5 स्टार इसे लगा सकते हैं, ठीक है। यदि नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये यदि आप पढ़ लिए, टोटल 14 पेज है या 14 या 15 पेज है, ये यदि आप पढ़ लिए तो कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं कि जो एग्जाम में आपको फेल कर सकता है, इतना कन्फर्म है जी, ठीक है। 1-2 साल नहीं, ठीक, मतलब कईयों साल से हम ये सब सारी चीज़ें इजीली देख रहे हैं। तो डिफाइन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता क्या है, इसे आप देखिए, ठीक है। देखिए डाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले डाइजेशन की डिफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेन सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन होगा। जैसे मान लेते देखो आप यहाँ से सिंपल रोटी लिए तो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, कईयों टुकड़े में कन्वर्ट कर देते हैं, हम मुंह में डाल लेते हैं, मुंह के में हमारा दांत होता, दांत में क्या कर देता है, स्मॉल पार्टिकल में चेंज कर देता है, कहाँ भेज देता, हमारे स्टमक में भेज देता, कहाँ पर भेज देता, हमारे स्टमक में भेज देता। अब स्टमक क्या कर देता है, जो सिंपल फॉर्म, देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी बड़ा फॉर्म था तो उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्टमक में चला गया तो ये इब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक। अब लिखा है अल्मेट्रिक कैनाल यानी GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या अल्मेट्रिक कैनाल बोल सकते हैं। बिगिनिंग एट कहाँ से होता, माउथ से, मतलब मुंह से स्टार्ट होता, एंड द यानी एंड एट एनस, मतलब एनस में जो खुलता उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्मेट्रिक कैनाल बोलते हैं। तो ये एक प्यारा सा आपका फ्लो चार्ट बनाया जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ये यदि चार्ट को आप बना दिए एग्जाम में और इसी को डिफाइन कर दिए तो आपका 5 नंबर आपको ऐसे मिल जाने वाला है, ठीक। तो देखिए यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक। इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम 2 में डिवाइड होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम GIT, केवल कहेगा GIT तो इसे पूरा डिफाइन करना, इसे नहीं डिफाइन करना क्योंकि ये ग्लैंड के अंतर्गत आता है। केवल जब GIT पूछेगा, ट्रैक पूछ रहा है, ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है एनस तक, उसके बारे में बताना, ग्लैंड को छूना ही नहीं आपको, ठीक। यदि डाइजेस्टिव सिस्टम का रहा तो ये फ्लो चार्ट आप बनाइए, ये सब कुछ अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक। अब इसी को आप देखिए अल्मेट्री कैनाल में सबसे पहला आता क्या, माउथ। डायग्राम को देखते चलिए, आपका स्टार्ट होता माउथ यानी भोजन क्या डालते हैं, मुंह में डालते हैं, माउथ में क्या होता, हमारा टीथ होता और टंग होता। टीथ क्या कर देता, जो फूड मॉलिक्यूल है उसे क्या कर देता, लो बेटा, चपर 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 चपा के एकदम से क्या कर देते हैं, एकदम से यानी एकदम से खचरा साई में बना देते हैं, ठीक। कभी इसे निकाल के मुंह से देखना, अरे गजब बेइज्जती कर रहे हैं। टीथ क्या कर देता है, सिंपल सा आपका जो बड़ा पार्टिकल उसे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। टंग क्या कर देता है, जो भी आपकी सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकल रहा है, लार निकल रहा है, उसे मिक्सिंग करता है, ठीक है। तो ये करने में काम करता है। अब देखिए इसी फ्लो चार्ट को देखिए, माउथ हो गया, ये सब हो गया। अब माउथ से कहाँ पर भोजन को भेज दिया जाता है, आइसोफेगस में। कहाँ पर, आइसोफेगस में। आइसोफेगस ये वाला पोर्शन है जो केवल भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह तक,
ठीक। अब देखिए आइसोफेगस से कहाँ पर चला है भोजन, स्टमक में, माउथ से चल गया आइसोफेगस, आइसो में चल पाएगा स्टमक में। अब स्टमक में यहाँ पर एक वाल होती है और यहाँ पर भी एक वाल होती है। इस वाल को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं या कार्डियक वाल बोल सकते हैं, कार्डियक इंस्पेक्टर बोलते हैं। और ये वाल को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक वाल बोलते हैं। नहीं वाल याद है, कोई टेंशन नहीं, चिंता न करिए। आइसोफेगस से हमने भोजन को कहाँ भेज दिया, स्टमक में आ गया। अब स्टमक से भोजन को कहाँ भेज दिया जाता है, ऐसे करके, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत में। तो यहाँ पर क्या भेज दिया गया, छोटी आंत में भोजन को भेज दिया। छोटी आंत 3 में डिवाइड होती, सबसे ये वाला पार्ट जो होता है ड्यूडेनम होता है, बीच वाला पार्ट क्या होता है यानी जेजुनम होता है, और लास्ट वाला पार्ट होता है क्या, इलियम होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डेडुडम, जेजुनम और इलियम पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये भोजन पेट से इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में चला है, अब यहीं से हमारा इंटर कर जाएगा किसमें, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम भोजन को कहाँ पहुँचा देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचा देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले असेंडिंग कोलोन, जब भोजन को ऊपर भेजा जाता है, भोजन नहीं, अब तो लगभग डाइजेशन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, जो वेस्टेज है उसे बाहर भेजने का काम हो रहा है। असेंडिंग मतलब देखो ऊपर की तरफ भेज रहा तो उसे असेंडिंग बोलते हैं। उसके बाद ट्रांसफर कोलोन, यहाँ से भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद क्या कर दिया जाता है, डिसेंडिंग कोलोन, नीचे की तरफ भेजा जाता है तो उसे हम डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। यानी 3 कोलोन आपके होते हैं। उसके बाद भोजन को जो अनवेस्टेज यानी अनडाइजेस्टेड फूड है कहाँ पर स्टोरेज कर दिया जाता है, रेक्टम में। अब भेज दिया गया कहाँ पर बेटा, रेक्टम में भेज दिया। रेक्टम में भेज दिया, रेक्टम में क्या कर देते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज किया जाता है इससे अनडाइजेस्टेड फूड को, जिसे हम स्टूल बोलते हैं। 6 नंबर स्टूल बोलते हैं, मतलब रेक्टम मतलब पोटी जी, सब समझे। ठीक, ये हो जाएगा, रोटी नहीं पोटी। ठीक है, तो यहाँ पर भेज दिया जाता है, रोटी का दूसरा फॉर्म पोटी होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर रेक्टम होगा। रेक्टम से कहाँ पर भेज दिया, जब हमें इच्छा होती है तो हम क्या कर देते हैं, अपने प्यारा सा फील्ड होता है नहर के किनारे, लोटा लेके आराम से क्या कर देते हैं, बाहर वेस्टेज को निकाल देते हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, प्यारा सा डायग्राम हो जाएगा, यहाँ से बना सकते हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड को देख लेते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, जो यहाँ पर लीवर होता है। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ से देखिए जाए सलाइवरी ग्लैंड, जो माउथ में प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट होता है। अब लास्ट में पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है। 9 नंबर लीवर, ये आपका लीवर है, और इस वाले 8 नंबर पोर्शन पे पैंक्रियाज। अब एक डायग्राम देखते हैं इजीली। देखो पहला माउथ यहाँ पर है, आइसोफेगस यहाँ पर है, स्टमक यहाँ पर है, पेट। ठीक, अब चौथे नंबर पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर है। 5वां नंबर लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर है। 6ठा नंबर रेक्टम, जो यहाँ पर नीचे दे रखा है, यहाँ पर है। और 7वां नंबर क्या आ गया, एनस दे रखा। ठीक है, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड देखा जाए तो 9वें नंबर पे क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर है, और यहाँ से पैंक्रियाज है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट था इजी फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो इसे आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए रुकिए, एक बार हम इसे पूरा दिखा ही देते हैं आपको, होगा ही नहीं, इतना छोटा जूम नहीं होगा सर भाई। ठीक है, यहाँ से आप इजीली यहाँ से देखिए, इसे प्यारा सा डायग्राम यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। ठीक, 1-2 बार स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 17 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या, फिजियोलॉजी यानी फिजियोलॉजी या मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन देखिए भाई, ये थोड़ा सा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आपको क्या कर देते हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन में 17 नंबर क्वेश्चन का हम क्या कर देंगे, आपका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में देख देंगे। पूरा डिटेल में समझा के 10-15 मिनट लग जाएगा, क्योंकि 10-15 मिनट ऐड करेंगे तो लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ से प्यारा सा डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद इसी को हम डिफाइन करके इसी में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक, तो यहाँ से ये डायग्राम हो गया, इसके बारे में थिक और थिन के बारे में, उसके मायोफाइब्रिल के बारे में दिया है। उसके बाद यहाँ सार्कोलेमा के बारे में दिया, कैसे होता है, कौन सी 2-3 थ्योरी होती है यहाँ से। ठीक है, ये था 17 नंबर। 18 नंबर। ठीक, अब 18 नंबर क्वेश्चन दिया, बोलेंगे सर 17 नहीं समझाएं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इसी के लिंक में हम डाल देंगे। ठीक है, डिफाइन नर्वस सिस्टम इन देयर क्लासिफिकेशन। नर्वस सिस्टम को आपको डिफाइन करना, इसके क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे सटीक पूछा नर्वस सिस्टम को डिफाइन करने, तो 2-3 लाइन में नर्वस सिस्टम को डिफाइन कर दिया, उसका क्लासिफिकेशन देके छुट्टी। जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे आपको सटीक बताना, अकॉर्डिंग टू नंबर के अकॉर्डिंग आपको काम करना। ठीक, देखिए द सिस्टम दैट कंट्रोल कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटी ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट in response to external and internal activity stimulated by the conduction of nerve impulse is called nervous system। कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, एक कोऑर्डिनेट मैनर में। जैसे आप साइकिल
देखिए अब रोड पे चलना है, साइकिल चला रहे हैं, तो आप कोऑर्डिनेट मतलब आंख हमारा आगे देख रहा है, काम तुम्हारा कोई पीछे से कोई हारन मारा तो हम साइड साइकिल कर लेते हैं, ठीक है। और पैडल हाथ क्या कर रहा है, साइकिल को मोड़ने का काम कर रहा है, और जो पैर है आपको क्या कर रहा है, पैडल मारने का काम करता है। मतलब हमारी पूरी बॉडी एकदम अच्छे से कोऑर्डिनेट मैनर में काम कर रही है। तो कौन है, नर्वस सिस्टम ये सब कंट्रोल कर रहा है। ऑल एक्टिविटी ऑफ द वेरियस बॉडी पार्ट, मतलब हमारे हर एक बॉडी पार्ट का जो वर्क हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, वो क्या करता है, रिस्पांस एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाहरी भी होता है एक्सटर्नल और इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल जैसे क्या होगा, बाहर कोई बाहर से यानी बुलाया, ओ इधर आ कलुआ, क्या करता तुम्हारे इधर आ, तो तुरंत हम एक्सटर्नल सुन जाते हैं कि नहीं, हमारी कान हो जाती है। अब पेट में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारी ब्रेन एक्टिविटी आती है, जैसे पेट में कहीं इरिटेशन होता है, तुरंत इंटरनल एक्सटर्नल आप समझ गए होंगे इससे, ठीक। ऑल एक्टिविटी को कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसे यहाँ पर मच्छर बैठा, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक। आप कहीं से बतुआ रहे हैं, कहाँ बतियाएंगे, जिंदगी है कहीं उसी से बतियाएंगे, ठीक है। मतलब आप बतुआ रहे हैं कहीं गर्लफ्रेंडे वगैरह से, ठीक है। अब क्या हो गया, देखते हैं कोठवा ठवा सब बैठ के चले रहते हैं, झलियाँ बैठे रहते हैं, इससे प्यार मोहब्बत है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो मतलब वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मान लेते हैं आपको यहाँ पर कोई चींटी या मच्छर काटा तो तुरंत रिस्पांस हमारे बॉडी में चला जाता है कि नहीं, तो नर्व इम्पल को ले जाने का काम करता है कौन, नर्वस सिस्टम, ठीक। तो ये प्यारा सा डिफिनेशन है नर्वस सिस्टम का। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ देख लेते हैं। देखिए इसे क्लासीफाई किया गया 3 में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, एक ANS मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं CNS, PNS और ANS, ठीक है। अब ANS को फर्दर डिवाइड किया गया किसमें, ब्रेन में। ब्रेन का 3 पार्ट होता है, एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन, एक हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में क्या आता है, सेरिबरम आता है, हाइपोथैलेमस आता है, अल्फैक्टरी लोब आता है। मिड ब्रेन में कोई नहीं आता। हिंड ब्रेन में देखा जाए तो सेरिबेलम आता, पोन्स आता, मेडुला ओब्लांगेटा आता, लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। और यानी पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियल नर्व कितने होते हैं आपके, 12 पेयर, मतलब 12 पेयर आपके क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं, जो ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होता है, स्पाइनल नर्व होता है, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जी इसे ANS बोलते हैं, इसमें सिंपैथिक तथा पैरासिम्पैथिक होता है। तो ये था 17 नंबर नहीं 18 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 19 नंबर, ठीक। अब लास्ट दे रखा क्या, यानी डिफरेंस बिटवीन सिंपैथिक तथा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, यानी सिंपैथिक तथा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को क्या करना है, डिफरेंस करना। या केवल पूछेगा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम तो इसके बारे में ये वगैरह लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके डिफरेंस में चलते हैं। सबसे पहले सिंपैथिक क्या कहता है, स्टिमुलेट द एक्शन, मतलब किसी भी एक्शन को करने के लिए, जैसे लड़की देखें, बहुत बढ़िया माल है जी, बहुत VIP है, देखो बहुत गजब है, जींसवा उन्सवा देखो बहुत गजब पहनी है, मतलब हमारा जो एक्टिविटी है उसे क्या कर देता है, एक्शन कौन कराता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक। कुछ समय के बाद उसका दोस्त आ गया, बॉयफ्रेंड आ गया, महाराज बल भर तुमको पीट दिया है, लड़की देखवा सर, हाँ। तो मतलब कुछ समय के बाद आपका जितना नशा है सब झड़ जाता है या अपने आप झड़ जाता है। तो पैरासिम्पैथिक सिंपैथिक चढ़ाता है कि मार दे, कोनो दिक्कत नहीं, नंबर दे दे, कोनो दिक्कत नहीं है। यानी पैरासिम्पैथिक कहा था नहीं दे भाई, होकर भाई बाटे चाहे बॉयफ्रेंड बाटे, बहुत मार दी है कुलीन, ठीक, मतलब बड़े घर का है, ठीक है। तो ये पैरासिम्पैथिक हमें क्या कर देता है, इनविट द एक्शन, जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं उसे इनविट करता, बेटा रहने दे, मार खा जाएगा, ठीक। तो ये सब यानी सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक अपना वर्क करते हैं। अब यहाँ से दूसरे नंबर पे आते हैं हार्ट पे, यानी सिंपैथिक हार्ट पे क्या इफेक्ट करता है। देखिए हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा, ठीक। जैसे कहीं मार और हो रहा है, मार कोनो दिक्कत नहीं, सिंपैथिक कहेगा पीट कोनो दिक्कत नहीं, मतलब हार्ट रेट आपका इंक्रीज कर जाएगा। फोर्स, जो आपका फोर्स हार्ट रेट यानी रेट लग रहा है वो क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा। कुछ समय के बाद क्या होगा, जब झगड़ा होता रहेगा तो शांत करने का रहेगा कि पैरासिम्पैथिक बेटा ज़्यादा न कर, तो डिक्रीज कर देगा रेट को, यानी हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा और ये फोर्स भी डिक्रीज कर देगा। इससे आप नॉर्मल हो जाएंगे झगड़े के कुछ समय बाद। लंग्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे मरले कैसी सारा बोलते हैं ना, मतलब क्या होता है, ब्रोंकिया मतलब लंग्स के ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो गया बा, ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो गया बा, तो यानी ब्रोंकाई डायलेशन हो जाए, ब्रोंकाई डायलेशन हो जाए मतलब बढ़ जाए, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बा ना, ठीक। अब यहाँ से ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, मतलब पिचक जाए, कहीं ज़्यादा नहीं, नॉर्मल करने, तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेबा तो हीमोग्लोबिन आपका यानी लॉस हो, एनर्जी लॉस हो, बहुत कुछ लॉस हो, ठीक है। तो ये सब कहला पैरासिम्पैथिक न कर बेटा, कोनो दिक्कत ना है। ग्लूकोज क्या कर, देखो लीवर का करी, ग्लूकोज लेवल
के बढ़ाई, ले एनर्जी, ले एनर्जी और झगड़ा कर खूब, ठीक। तो ये ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। अब ये कहेगा अरे भाई ग्लूकोज ज़्यादा ना खर्च काहे कि हमें बहुत काम करेगा ना, तो ग्लूकोज की लेवल को कम करी, ठीक। तो ई हो गई। आई मतलब आँख देखा बहुत बड़ी बड़ी, आँख देखा बस रहू बहुत बड़ा बड़ा करता था, बोले ना। तो आँख दिखाने का काम करता है कौन, देखो सिंपैथिक जब चढ़ जाता तो हमारी पैपिलेशन डायलेशन हो जाए, आँख बड़ी बड़ी हो जाएगी, और यानी तुरंत कहेगा चलो अच्छा कोई टेंशन नहीं, जाने दो भाई, कोई झगड़ा नहीं करते हैं, यानी पैपिलरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब पीछे जाएगी, कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब ब्लड वेसल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वसो कंट्रैक्शन होता है जिससे हमारी बीपी इंक्रीज हो जाती है। कहते हैं बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ गया मार। हमारे एक टीचर रहते थे, वो हिंदी के टीचर, बालक ही पूछते थे, और शनिचर और शुक्रवार को पूछते थे, बड़ी मारते थे भैया, ठीक है। तो मतलब उनकी बीपी इंक्रीज कर जाती है। वसो कॉन्ट्रैक्शन, वसो डायलेशन क्या होता है, यानी बीपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर देगी, पैरासिम्पैथिक डिक्रीज करा देगी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सिंपैथिक तथा, यानी अब यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक। अब लास्ट आ जाता है, यानी देखो 19 नंबर से 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर क्या, डिफाइन क्रेनियल नर्व एंड देयर फंक्शन, क्रेनियल नर्व के बारे में बताना, उसका सटीक फंक्शन बताना। तो देखिए आपके देखा जाए, यानी पर देखो हमारे देखो यानी 12 पेयर क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट होते हैं हमारे शरीर में, देखा जाए तो 12 पेयर यानी 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं। जो यहाँ पर दिया गया उसके बगल में ये फंक्शन, उसका फंक्शन दिया गया। सबसे पहले अल्फैक्टरी, अल्फैक्टरी मतलब सूंघने का, नाक में पाया जाता है। अल्फैक्टरी नर्व, नर्व ऑफ स्मेल, स्मेल के लिए होता है। ऑप्टिकल नर्व, विजन मतलब देखने के लिए होता है। ऑकुलो मोटर यानी क्या होता है, ऑकुलो मोटर नर्व होता है जो सप्लाई मसल एंड आई बॉल, आई बॉल को मसल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रोक्लियर नर्व होता है जो क्या करती थी, सेम फंक्शन करती है, सप्लाई ऑफ यानी सप्लाई मसल ऑफ द आई बॉल पे करती है, ठीक। ट्राइजेमिनल वाल, ये सेंसरी फेस और यानी फोरहेड के लिए होता है, मतलब फेस में जो सेंसरी आर्गन होता है और ट्रांजिनियल नर्व होता है। एडुलसेंट नर्व होता है जो सप्लाई करता है फेस और आई बॉल पे करता है। फेशियल नर्व होता है जो क्या कर देता है, मसल ऑफ एक्सप्रेशन, कहते हैं यार एक्सप्रेशन बहुत है, मुस्की मारा था, तो ये सब कौन करता है, फेशियल नर्व करता है। फेस नहीं बोलते हैं कि यार क्या भकुराइल बड़ा हो, मतलब फेस देखकर ही बता देते हैं लोग, ठीक। ऑडिटरी नर्व क्या होता है, नर्व ऑफ द हियरिंग, मतलब सुनने के लिए क्या होता है, ऑडिटरी नर्व होता है। ग्लैसोफेरेंजियल नर्व होता है जो यानी क्या होता है, सेंसरी टू टंग एंड बैलेंस, मतलब हमारे यानी टंग होता है जीभ और हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी वेगस नर्व होता है जो फेरिंग्स, लैरिंग तथा लंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। असेंस यानी क्या होता है, असेसरी नर्व होता है जो नेक तथा सोल्जर वाले रीजन पे होता है, ठीक। यानी हाइपोजियल नर्व होता है जो मसल टू टंग, टंग मसल के लिए होता है, ठीक। इतने यानी 12 पेयर आपके क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ से इजीली दे रखा है। 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक। अब लास्ट पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन यूरिनरी सिस्टम एंड देयर पार्ट। अब यूरिनरी सिस्टम को डिफाइन करना, उसका पार्ट बताना है, ठीक। और प्यारा सा डायग्राम बनाना है। यदि बायो पढ़ रहे हैं तो आप डायग्राम जरूर बनाएंगे तो बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं, ठीक। तो डायग्राम इस यानी जरूर से जरूर आप रिपीट करिएगा। यूरिनरी सिस्टम इज ए मेन यानी मेन स्क्रीटरी सिस्टम ऑफ बॉडी, मतलब यूरिनरी सिस्टम इस स्क्रीटरी सिस्टम का मेनली पार्ट होता है, ठीक। इट रिमूव यानी क्या होता है, इट रिमूव यानी यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम क्या कर देता है, रिमूव एक्सेस वेस्टेज को, जो हमारे शरीर में एक्सेस वेस्टेज है, खराब चीज है, उससे मटेरियल को आउटसाइड बॉडी करने में मदद करता है, मतलब रिमूव करने में हमारे शरीर से मदद करता है, ठीक। अब ये सब देखिए क्या होता है कि यानी यूरिनरी ब्लैडर के यानी यूरिनरी तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, उसका देयर पार्ट बोला ना, तो यहाँ पर पार्ट लिखें। हमारे अंदर क्या होता है, किडनी, हमारे अंदर 2 किडनी होती है, लेफ्ट एंड राइट। यूरेटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेशाब, ये वाली देखिए ये पेशाब की नली है, ठीक है, इसे हम यूरेटर बोलते हैं। एक पेयर मतलब एक इधर देखो, और पेयर किडनी, एक किडनी इधर एक किडनी पेयर में पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर कितने नंबर में पाई जाती है, 1 नंबर में पाई जाती है, ठीक। 1 नंबर मतलब यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली जिसे बोलते हैं, ये कहीं होती है। यूरेथ्रा जिससे हम क्या कर देते हैं, पेशाब को आउटसाइड द बॉडी करते हैं, इसे यूरेथ्रा बोलते हैं। ये भी कितने नंबर में पाया जाता है, 1 नंबर में पाया जाता है। आपका प्यारा सा यहाँ डायग्राम दिया गया, ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब आते हैं कि इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी व्हाट इज नेफ्रॉन एंड देयर फंक्शन, मतलब आपको क्या करना है, नेफ्रॉन को डिफाइन करना, उसके फंक्शन को डिफाइन करना। तो लिखिए, जैसे आपको सेल यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, उसी तरह से क्या बोलते हैं, किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो लिखा क्या है, नेफ्रॉन इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ईच किडनी हैव द मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर एक किडनी में देखा जाए तो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो
हर एक किडनी में देखने को मिलते हैं। ठीक, इट रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम ग्लूकोज वाटर लेवल इन यूरिन। ये क्या कर देता है, रेगुलेट करता है हमारे शरीर के अंदर जो आप यूरिन त्याग रहे हैं उसमें सोडियम का लेवल, ग्लूकोज का लेवल, वाटर का लेवल को कौन मेंटेन करता है, नेफ्रॉन करता है। ठीक है, यूरिन में ये सब मेंटेन करने में मदद करता है। अब यहाँ से प्यारा सा डायग्राम किसका दे रखा है, आपका एक नेफ्रॉन का दे रखा है। ठीक है, ऐसे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन हर एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं, कईयों मिलियन होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले ब्लड इंटर करता है, ब्लड जहाँ से इंटर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। ठीक है, देखिए यानी ब्लड आपका क्या हो जाएगा, जो ब्लड है उसमें क्या होता है, शुद्धियाँ अशुद्धियाँ मतलब इम्प्योर है, यहाँ से इंटर करता है। तो इस वाले पोर्शन को ऐसे जो ऐसे जंक्शन नुमा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से जाता है डीसीटी यानी पीसीटी आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब उसके बाद नीचे आता है लूप ऑफ हेनले, मतलब इस वाले को क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोले थे। अगले साल क्वेश्चन में पूछा हो गया, यानी शेप ऑफ लूप ऑफ हेनले, वी शेप, सी शेप, यू शेप या डब्ल्यू शेप या सी शेप, ऐसे पूछा था। ये कौन सा शेप है, यू शेप है, तो आप यू शेप पे टिक मार सकते हैं। मारिएगा नहीं, मार सकते नहीं है, मारिएगा जी। ठीक है, तो पीसीटी को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। डीसीटी मतलब क्या होता है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। क्या, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। तो यहाँ से इसका फुल नेम याद रखिएगा। यहाँ से होने के बाद देखिए क्या होता है, हमारा जो ब्लड से जितनी भी चीज़ें हैं वेस्टेज वगैरह इसी में रह जाती हैं, जो हमारे लिए यूजफुल हैं तो वह क्या कर दिया जाती हैं, इस नस में भेज दी जाती हैं। क्या, इस नस में हमारे वापस भेज दी जाती हैं। इस नस को हम क्या बोलते हैं, इफरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफरेंट एट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी क्या होता है, इफरेंट एट्रियोल बोलते हैं। इजीली यहाँ से हो जाता है। ठीक, यहाँ पर भेज दिया जाता है जो हमारे मान लेते हैं और कुछ भी वेस्टेज है तो क्या करें, इसमें दोबारा डाल दिया जाता है, जो हमारे नेसेसरी नस में डाल के पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। अब ये जो ब्लू कलर का दिया क्या करेगा, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट पूरे इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, क्या कर देता है, कलेक्ट करके आपका जो यहाँ पर पेशाब की थैली होती है वहाँ पर स्टोरेज कर देगा। ठीक, तो इतना सिंपली ये होता है इसके बारे में। ठीक, तो ये नेफ्रॉन के बारे में हमने देखा। क्वेश्चन आपका दे रखा क्या, यानी रास मैकेनिज्म। अब डिफाइन रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म क्या होता है, जब स्क्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है, जो बोले हैं ना कि मतलब जो हमारे वेस्टेज होता है नस में डाल वो नेफ्रॉन में डाल दिया जाता है, जो किडनी के रास्ते साफ करके निकल दे, जो अच्छी चीज़ें होती ब्लड में डाल दिया जाता। तो वो कैसे होता, तो एक मैकेनिज्म होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रास मैकेनिज्म बोलते हैं। जाने पर देखो क्या होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। मतलब यह मैकेनिज्म याद रखिएगा, फुल नेम दोबारा बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इज इसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलेट ब्लड वैल्यू। मतलब ये क्या कर देता है, हमारे ब्लड जो आपका वैल्यूम होता है उसे रेगुलेट करने में मदद करता कौन, रास मैकेनिज्म करता। अब एक्चुअली होता कैसे है, ये मैकेनिज्म होती है, अब इसे याद रखिएगा ध्यान से। मैकेनिज्म देखिए होता क्या है, सिंपल सा देखिए क्या होता है, ब्लड यदि इंटर करता कहाँ, एफरेंट आर्टरियोल में। बोले ना वो आपका किडनी का पार्ट होता, मतलब वहीं से आपका इंटर करता नेफ्रॉन में। तो देखिए ब्लड आपका एंटर किया एफरेंट आर्टरियोल में। ठीक, अब उसमें आपका एक सेल रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जस्ट्रा ग्लोमुलर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जस्ट्रा ग्लोमुलर सेल बोलते हैं। ये सेंस कर देता है कि आपका जो ब्लड आ रहा है उसमें अच्छे से रेगुलेट यानी फ्लो नहीं हो रहा, तो ये क्या कर देगा, उसे चाँप देगा। क्या, इसे चाँपने का काम करता है जिससे ब्लड फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यानी प्रोरेनिन आता है, ये देखो यहाँ प्रोरेनिन होता है, ये सब किडनी में प्रेजेंट होता है। प्रोरेनिन किडनी में हमेशा प्रेजेंट होता है, जो किसके फॉर्म में, इनएक्टिव के फॉर्म में होता है। प्रोरेनिन क्या रेनिन में कन्वर्ट कर देता है किडनी में जाने के बाद। अब ये रेनिन क्या कर देता है, हमारे अंदर जो एंजियोटेंसिनोजन होता है, क्या एंजियोटेंसिनोजन होता है, इनएक्टिव के फॉर्म में, मतलब एक्टिवेट नहीं है, इनएक्टिव के फॉर्म में प्रेजेंट है। रेनिन जाकर उसे एक्टिवेट करता है तो क्या बन जाता है, एंजियोटेंसिन यानी एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट बनता है। क्या बनता है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट बनता है। उसके बाद ये क्या कर देता, हमारे लंग्स से एक एंजाइम आता है ACE, मतलब ये भी आप कमेंट में लिख के दिखाइएगा। ठीक है, ACE का फुल नेम लिख के आप दिखाइए। ठीक है, ACE का फुल नेम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दिखाइए। ठीक, यानी एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या करती है, ACE, मतलब ये लंग्स से आता है, जो क्या कर देता है, ये एंजियोटेंसिन इनएक्टिव फॉर्म में अभी यहाँ पर इनएक्टिव था, ये एक्टिव था, इसको कन्वर्ट किया तो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो गया। एंजियोटेंसिन सेकंड में जब कन्वर्ट हुआ तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को मैसेज भेजता अलग अलग यानी आर्गेन को, जैसे
पहला भेजेगा एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? जस्ट टॉप द किडनी, किडनी के जस्ट टॉप वाले पोर्शन पे एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है। वो सेंस करती है कि हमारा जो यूरिन जा रहा है उसमें सोडियम लेवल सही है कि नहीं, वाटर लेवल सही है कि नहीं। यदि नहीं रहा था तो उसे क्या करता, सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर लेता, क्योंकि हमें सोडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर भी इंपॉर्टेंट है यानी सोडियम, तो उसे रीएब्जॉर्प्शन करने का काम करता है कौन? एड्रीनल ग्लैंड, जो हमारी किडनी के टॉप वाले पोर्शन पे रहती है। ठीक, अब आते हैं पोस्टीरियर, यानी देखो पोस्टीरियर यानी प्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर प्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? एडीएस निकलता है। क्या निकलता है? एडीएस निकलता है, जो वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता, दोबारा एब्जॉर्ब कर लेता, क्योंकि हमारे शरीर में वाटर को एकदम अच्छे तरीके से यूज करना है। ठीक, उसके बाद वसो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। वसो कॉन्ट्रैक्शन मतलब हमारी नस क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, हमारी वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो ब्लड का फ्लो रहेगा थोड़ा तेज हो जाएगा, इजीली किडनी फिल्टर करना स्टार्ट कर देगी। तो ये पूरा सा मैकेनिज्म होता है जिसे हम रास मैकेनिज्म बोलते हैं। आप पीछे एक दो बार पीछे करके देखिएगा मेरे भाई, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, अब हम 23 नंबर क्वेश्चन, ये एक्चुअली 24 होना चाहिए, हमारा स्किप हो गया था, कोई ना। ठीक है, लिखा है डिफाइन प्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हार्मोन, मतलब प्यूटरी ग्लैंड को डिफाइन करना, उससे कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट होता, मतलब कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता और उस हार्मोन का फंक्शन बताना पड़ेगा। ठीक, तो पहले प्यूटरी ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं, कौन सा हार्मोन निकलता, उसका फंक्शन भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्यूटरी आर लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन वाले रीजन पे पाया जाता है, ब्रेन का जो बेस वाला रीजन होता है उस रीजन पे पाया जाता है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे कौन पाया जाता है? प्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक, जब इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, इसी में आपका लिंक में देख, चलिए हम उसे डाल देंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका काम क्या है, एक फ्लो चार्ट हम बना के उसमें भी अपलोड कर दिए, उसे भी आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब प्यूटरी आर आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये सभी ग्लैंड को क्या कर देती है? रेगुलेट करने में मदद करती है। ठीक, प्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मतलब प्यूटरी ग्लैंड 2 में डिवाइड होती है। जो सबसे पहला क्या होता है? एंटीरियर यानी प्यूटरी ग्लैंड क्या बोलते हैं? एंटीरियर प्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा क्या होता है? पोस्टीरियर यानी प्यूटरी ग्लैंड। अब इंटीरियर यानी प्यूटरी ग्लैंड से ज़्यादा हार्मोन निकलता, कौन कौन सा? सबसे पहला जीएत, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, नाम से ही पता, देखो इसका फंक्शन क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन मतलब हमारी पूरी शरीर को लंबाई चौड़ाई सब कुछ बढ़ाने में मदद करेगा। यदि बहुत ज़्यादा हार्मोन यदि निकल जाता है तो क्या हो जाता है? गायनिज्म हो जाते हैं, मतलब बहुत आदमी बहुत लंबा हो जाएगा। अब कम नहीं करेंगे तो कहेंगे बौना हो गया। ठीक, तो ये हार्मोन होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। FSH ये सब याद रखिएगा, फुल नेम याद जरूर रखिएगा मेरे बेटा। ठीक है, देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ACTH क्या बोलते हैं? एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है, ACTH। यानी देखो, A से एड्रीनो, C से कार्टिको यानी T से ट्रॉपिक, S से हार्मोन हो गया। ठीक है, L मतलब क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो क्या कर देता है? आपके मिल्क प्रोडक्शन में आपका मदद करता है। ठीक, ये सब आपका यहाँ से इजीली ये हार्मोन है। पोस्टीरियर ग्लैंड क्या होता है? पोस्टीरियर ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलता है, ADH मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। और दूसरा क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो कहाँ से निकलता है? पोस्टीरियर रीजन से निकलता है। ठीक है, तो ये आपके कितने थे? पोस्टीरियर ग्लैंड होता क्या है, उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, और उसका काम को हमने इजी देख लिया। अब 2 क्वेश्चन आपका बचता है, यहाँ से क्या हो गया? व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस का देख लेते हैं, उसका oogenesis का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ये लास्ट चैप्टर से है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ के बाद आपका पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या, इसे हम देखते हैं पूरा डिटेल में। ये फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले टर्म को समझते हैं। जेनेसिस मतलब बनना होता है, स्पर्म मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव जो आपका निकलता है। ठीक है, स्पर्म जो निकलता है, तो लिखेंगे यानी स्पर्मेटोजेनेसिस लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आज नोन एज या कॉल्ड नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और हम 16 केस में देखा जाए तो पूरी जिंदगी जब तक आप यानी
एडल्ट बूढ़ मर यानी जब तक मर नहीं जाएंगे, बुढ़ौती तक आपके अंदर क्या होता है, स्पर्म बनना होता, मतलब लेस अमाउंट में बनेगा मगर बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो यानी स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अभी एक्चुअली होता क्या है, इस फ्लो चार्ट को देखिए। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया एक सेल होता है जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखा जाए तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब वो डिप्लॉयड होता है, 2n मतलब डिप्लॉयड होता है। उसमें माइटोसिस होता है। अब माइटोसिस क्या होता है, सेल डिवीजन का एक पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस होता है, अब क्या बनाता है, प्राइमरी, यानी देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में दोबारा मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब क्या होता है, माइटोसिस बता देते हैं आपको क्या होता है। माइटोसिस मतलब जब एक सेल से 2 सेल बनता तो उसे हम माइटोसिस बोलते हैं। मियोसिस फर्स्ट मतलब इसमें मियोसिस मतलब एक सेल से जब 4 सेल बनता तो उसे हम मियोसिस बोलते हैं। तो ये 2 स्टेप में होता, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में देखिए क्या हो गया, ये एक सेल से क्या करेगा, 2 सेल बनाएगा। ये 2 सेल क्या होगा, ये मियोसिस फर्स्ट, ये 2 सेल फर्दर डिवाइड होंगे, क्या बनाएंगे, 4 सेल टोटल बनाएंगे, जिससे आपका 4 सेल बन जाएगा। मगर ये 2 स्टेप में होता है, यहाँ पर एक स्टेप होता है, यहाँ पर एक स्टेप होता है, इसीलिए मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस फर्स्ट होता तो क्या बनाता, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी ये 2n नंबर थे, क्या यानी 2n नंबर थे, ठीक है, हप्लॉयड सॉरी डिप्लॉयड थे। अब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये क्या हो जाएंगे, n नंबर मतलब हप्लॉयड नेचर के हो जाएंगे, क्या हप्लॉयड नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, हप्लॉयड नेचर के हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हप्लॉयड यदि नेचर के हो गए हैं तो यहाँ से देखिए क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद मियोसिस सेकेंड होगा, स्पर्मेटिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटिड बन जाएंगे। स्पर्मेटिड में आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा। क्या डिफरेंशिएशन होगा, जो आपका क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म सेल आपका बन के तैयार है। तो ये प्यारा सा आपका फ्लो चार्ट होता है। ठीक है, अब ये एक्चुअली होता कैसे है, आपके बारे में यहाँ से देखिए, इसके यानी इसी का आपका डायग्राम है, बोले यानी स्पर्मेटोगोनिया मतलब यानी 2n नंबर मतलब यानी डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड सेल में क्या होता है, माइटोसिस, यहाँ पर माइटोसिस होता है, एक सेल से आपका 2 सेल बन जाता। अब 2 सेल में से एक सेल क्या कर देता, एक ही सेल को लेते हैं, आगे फर्दर होता रहता है, मगर एक सेल को हम कंसीडर किए हैं। एक सेल से होता क्या है, देखिए थोड़ा सा गेट खोल दिया जाए, थोड़ा सा आपका उजाला आएगा जी। ठीक है, ठीक, अब देखिए उजाला बहुत जानदार आ गया जी। ठीक, देखिए एक सेल से आपका क्या हो गया, यहाँ से एक सेल से 2 सेल बन गया, ये भी अब डिप्लॉयड नंबर का है। अब एक सेल इसमें डिवीजन करेगा, मियोसिस फर्स्ट। अब ये क्या बनेगा, 2 सेल यहाँ से बना देगा, 2 सेल से क्या हो जाएगा, फिर हम एक सेल किसी सेल को उठा के हम मियोसिस सेकेंड में इंटर करा देंगे। अब ये क्या करेगा, 2 सेल से देखिए दोनों को बनाएंगे। ठीक, इससे तुम्हारा 2 सेल ये बन जाएगा, इससे 2 सेल यहाँ बन जाएगा, टोटल 4 सेल बन गया। ये n नंबर n नंबर n नंबर n नंबर हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंशिएशन होगा, तो ये क्या बनाएगा, स्पर्म 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 स्पर्म, मतलब 4 स्पर्म बन के तैयार हो गए। ठीक है, अब ये लिखा क्या है, स्पर्मेटिड। ये जो स्पर्मेटिड है मेटामॉर्फोसिस होता, तभी स्पर्म बना सा। डिफरेंशिएशन कैसे क्या होता, मेटामॉर्फोसिस बोलाता, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्म बन के आपका तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए आपका ये प्यारा सा फ्लो चार्ट है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, अब यहाँ से हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं, oogenesis। oogenesis मतलब ओवा का बनना क्या कहलाता, oogenesis। जैसे स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, उसी तरह से क्या करना, ओवा का बनना क्या कहलाता, oogenesis कहलाता। लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट कॉल्ड oogenesis बोलते हैं। क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ठीक, अब देखिए 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। फीमेल में देखा जाए तो नंबर ऑफ फिक्स ओवरी, यानी ओवरी में जो एग होते हैं वो फिक्स होते हैं पहले से ही, एम्ब्रियो स्टेज में ही फिक्स कर दिए जाते हैं, इतने नंबर रहेंगे। ठीक है, अब वो हर मंथ क्या होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए उगोनिया। उगोनिया क्या होता है, जो ओवा बनाता है सेल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उगोनिया बोलते हैं। उगोनिया में क्या होता है, माइटोसिस होता है, क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte बनाता है। क्या, प्राइमरी oocyte बनाता है। ठीक है, ये सब फीटल में हो रहा है, मतलब जब बेबी एम्ब्रियो होता है अभी तब भी, मतलब वो पेट में है तब ये सब प्रोसेस होता है। ठीक, पहले से देखिए उसमें निर्धारित हो ही जाता है कि मतलब फीमेल बॉडी में मतलब कोई गर्ल्स नंबर आप एक कितने % हैं वो ऑलरेडी उसमें होता ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, कंप्लीटिव पीरियड ऑफ द, यानी देखो कर दिए पीरियड ऑफ द ओवुलेशन, मतलब ये क्या करेगा,
करेगा, मियोसिस फर्स्ट होगा मगर उसे क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर अरेस्ट कर दिया जाएगा। जब यानी जो फीमेल बॉडी रहेगी मेच्योर होगी तो उसे में क्या करेगा, ये मियोसिस सेकेंड, तब जाके वहाँ डिवीजन होगा। ठीक है, तो देखिए आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमेशा ये होता रहता है बेबी जो फीमेल बॉडी है, तो एम्ब्रियो स्टेज में ही अब ये क्या कर देता है, सेकेंडरी oocyte जब आता है तब जाके मियोसिस सेकेंड आपका स्टार्ट होता है। मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा। क्या, सेकेंडरी oocyte। अब इसमें जो होता है सेकेंडरी oocyte से क्या बन जाता है आपका ओवम। ओवम मतलब एक एग सेल बन के तैयार है। इतना प्रोसेस होता है मेरे भाई इसमें। अब डायग्राम के जरिए यदि देखना चाहें तो देखिए ये उगोनिया सेल है, इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब एक सेल से दो सेल बन जाता है। उसके बाद यहाँ से माइटोटिक फर्स्ट होता है। माइटोटिक फर्स्ट होता है, एक सेल से आपका क्या हो जाएगा, 4 सेल बन के तैयार हो जाएगा। कितना तेज धूप हो गया जी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए एक सेल को क्या कर देते हैं, इंटर करा देते हैं प्यूबर्टी में। ठीक है, ये प्यूबर्टी का कंडीशन है। ये कि हमारे फीटल है, फीटल मतलब क्या होता है, अभी एम्ब्रियो स्टेज में है। ठीक, यहाँ पर 2 सेल बनता है, एक प्राइमरी पोलर सेल अलग चल जाता है, दूसरा ये बन जाता है, सेकेंडरी बन जाता है। उसी तरह से आपका ओवम बन के तैयार होता है। ठीक, इसी तरह से देखा जाए तो हमने ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया, मेरा भी सर दर्द करने लगा, आप भी पानी वानी पी लीजिएगा। ठीक, मतलब देखिए इतनी मेहनत करने के बाद आपका क्या होगा, आप यदि थोड़ा सा ही मतलब आप मदद करेंगे, मतलब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, आप थोड़ा सा व्यू वगैरह बढ़ाएंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, थोड़ा सा हमारा उत्साह बढ़ेगा। आपको सब कुछ एकदम इजी फॉर्म में हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये था आपका ये प्यारा सा वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट में आपका सजेशन यानी अपना जो भी अच्छा लगा कि ख़राब लगा ज़रूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।